अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक शुरू किया था फाइलम पोरिफेरा। उसमें हमने फाइलम पोरिफेरा में उनका स्ट्रक्चर और वाटर कनाल सिस्टम पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस फंक्शन इन स्पॉन्जिस, और स्पॉन्जिस का दूसरा नाम क्या है? फाइलम पोरिफेरा। मेंटेनेंस फंक्शन में हम देखेंगे कि स्पॉन्जिस अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे मेंटेन रखते हैं, उस माहौल में कैसे रहते हैं। उनमें सबसे पहली हेडिंग है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से फूड को ऑब्टेन करता है और किस तरह की फूड पर वो फीड करता है। स्पॉन्जिस में हम देखें, दे फीड ऑन माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल एंड ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट। वो माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं जो कि पानी में डिज़ॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया या फिर प्रोटिस्ट हो सकते हैं। प्रोटिस्ट का साइज़ 0.1 से 50 पिकोमीटर हो सकता है। एक्चुअली में स्पॉन्जिस पानी को अपनी बॉडी के अंदर फ़िल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन से एक तो वो फूड को हासिल करते हैं, दूसरा पानी को काफ़ी हद तक साफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी की जो टर्बिडिटी होती है, टर्बिडिटी का मतलब है पानी का जो गंदलापन है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे घरों में हमने वाटर फ़िल्टर लगाया होता है, तो वाटर फ़िल्टर से गुजरने से पहले पानी किसी हद तक गंदला होता है, और जब वो वाटर फ़िल्टर से गुजर जाता है तो काफ़ी हद तक वो साफ़ हो जाता है। एक आम स्पॉन्ज जिसका साइज़ ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही छोटा हो, यानी कि एक एवरेज साइज़ स्पॉन्ज एक दिन में 20 लीटर पानी को फ़िल्टर कर सकता है। इसी तरह कुछ स्पॉन्जेस को हम कहते हैं कार्निवोर्स, क्योंकि वो एनिमल पर भी फीड करते हैं, जैसे कि क्रस्टेशियंस हैं। उसमें एग्जांपल है एस्बेस्टोड्यूमा। अगर फीडिंग हैबिट को देखें या फीडिंग मेथड को देखें कि आखिर किस तरह से स्पॉन्जेस फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर कॉलर सेल्स, जिनको कोनोसाइट्स भी कहते हैं, वो मौजूद होते हैं। वो क्या करते हैं, जब पानी स्पॉन्जिस की बॉडी से गुजर रहा होता है तो वो मैक्सिमम फूड को ट्रैप कर लेते हैं फ्लैजेला और माइक्रोविलाई की मदद से। फिर उस फूड को भेज देते हैं कॉलर सेल की बेस के ऊपर। वहाँ पर फूड के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बनाकर उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फूड वैक्यूल को भेज दिया जाता है एमीबॉइड सेल्स के पास। एमीबॉइड सेल्स क्या करते हैं कि उस फूड वैक्यूल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, उनको लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ करके, यानी कि फूड वैक्यूल और लाइसोसोम्स आपस में फ्यूज़ करते हैं। लाइसोसोम्स के एंजाइम्स उस फूड वैक्यूल में से तमाम फूड को डाइजेस्ट करके थ्रू आउट दी पोरिफेरल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कुछ स्पॉन्जेस के अंदर फीडिंग का एक और प्रोसेस भी मौजूद है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब है डायरेक्टली फूड को इनटेक करके उसको तोड़ फोड़ देना, कि जैसे ही कोई फूड पार्टिकल या बड़ा फूड पार्टिकल स्पॉन्ज की बॉडी के साथ टच होता है, ये क्या करते हैं, उसको उधर ही फैगोसाइटोज कर देते हैं, और ये प्रोसेस होता है थ्रू दी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अगर हम एक्सक्रीशन और एस्पिरेशन के हवाले से देखें तो स्पॉन्जेस सिंपली डिफ्यूजन के ज़रिए एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि बॉडी से डिफ्यूजन के ज़रिए वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं, और उसी तरह डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। डिफ्यूजन का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। स्पॉन्जेस में कोऑर्डिनेशन को देखें तो स्पॉन्जेस के अंदर किसी तरह का कोई नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं है, बल्कि उनमें एक न्यूरॉन तक मौजूद नहीं है। उनमें कोऑर्डिनेशन दो तरीक़ों से हो सकती है, या वो हो सकती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ज़रिए, या वो उनकी बॉडी के अंदर ही स्टिमुलस हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में देखें, सम रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, फॉर एग्जांपल पोरोसाइट कंस्ट्रिक्ट इन डार्क एंड एक्सपैंड इन लाइट, यानी कि लाइट एज ए स्टिमुलस एक्ट करती है, और रात के वक्त पोरोसाइट क्या करते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिस वजह से पोर्स काफ़ी हद तक क्लोज हो जाते हैं, और दिन के वक्त लाइट क्या करती है, इन पोरोसाइट को एक्सपैंड कर देती है, जिस वजह से पोर्स ओपन हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिन के वक्त फिल्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है और रात के वक्त फिल्ट्रेशन कम होती है। इंटरनल फैक्टर्स में हम देखें तो स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर कुछ एमीबॉइड सेल्स ऐसे हैं जो कि सिग्नल सेंड करते हैं कोनोसाइट्स को कि वो अपना फंक्शन रोक दें। मोस्टली कोनोसाइट कब अपना फंक्शन रोकेंगे, जब उन्हें मज़ीद फूड की ज़रूरत नहीं होगी, तो उस वक्त एमीबॉइड सेल सिग्नल सेंड करेंगे कोनोसाइट्स को। अभी तक इसका मैकेनिज़्म नोन नहीं है। रिप्रोडक्शन के हवाले से देखें तो स्पॉन्जेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मौजूद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें काफ़ी स्पेसिफिक है, यानी कि ये मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस का मतलब है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस का मौजूद होना, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, वही मेल है वही फीमेल है। इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो वो ऑर्गेनिज्म एक ही वक्त में वो मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, या फिर वो ऑर्गेनिज्म ज़िंदगी के एक वक्त में मेल हो सकता है और ज़िंदगी के एक वक्त में
फीमेल हो सकता है। और स्पॉन्जिस में ऐसा ही होता है कि वो ज़िंदगी के एक वक्त में मेल होते हैं और लाइफ के दूसरे पीरियड में फीमेल के तौर पर एक्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपली गमीटोजेनेसिस के ज़रिए होती है, यानी कि उनमें गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म और एग। स्पर्म और एग बनने का प्रोसेस कुछ इस तरह है कि जो कोनोसाइट्स हैं वही डेवलप हो जाते हैं स्पर्म में और एग में। एक ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन का वक्त आता है तो कोनोसाइट्स क्या करते हैं, वो अपनी फ्लैजेला डेवलप कर लेते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं इनटू स्पर्म्स। इसी तरह दूसरे स्पॉन्ज के अंदर कोनोसाइट्स डेवलप हो जाएंगे इनटू एग। पहला स्पॉन्ज स्पर्म्स को ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर वाटर में रिलीज़ करेगा। स्पर्म पानी में तैरते हुए एग के पास आएंगे, यानी कि दूसरे स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे। जब वो अंदर आकर स्पॉन्जोसील में पहुंचेंगे तो वहाँ पर वैसे ही जैसे फूड को ट्रैप किया जाता है, स्पर्म को ट्रैप किया जाएगा और उनको एक वैक्यूल की शक्ल में बॉडी के अंदर भेज दिया जाएगा जहाँ पर एग मौजूद होंगे। स्पर्म जाकर एग को फर्टिलाइज़ करेगा और उस फर्टिलाइजेशन को हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और उसके नतीजे में एक जाइगोट बनेगा। जाइगोट अपने क्लीवेज के मराहल तय करते हुए लार्वा में डेवलप हो जाएगा। वो लार्वा दो तरह का हो सकता है, या वो हो सकता है पैरेन्काइम्यूला लार्वा या वो हो सकता है एम्फीब्लास्टुला लार्वा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा की पहचान ये है कि उसके एक तरफ सर्कुलेटेड सेल्स होते हैं या एमोबाइड सेल्स होते हैं और दूसरी तरफ एलोंगेटेड फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। उनको हम कहते हैं बंच ऑफ फ्लैजेलम सेल्स। वर्ड एम्फी का मतलब ये है कि बंच ऑफ फ्लैजेला। जबकि पैरेन्काइम्यूला लार्वा में हम देखें तो इसके बॉडी में सबसे ज़्यादा सेल्स फ्लैजिलेटेड होते हैं। डायग्राम में हम देखें तो पूरी की पूरी बॉडी को फ्लैजिलेटेड सेल्स ने कवर किया हुआ है और बहुत ही कम सेल्स ऐसे हैं जो कि नॉन फ्लैजिलेटेड हैं। दोनों सेल्स फ्लैजेला की मदद से मूव कर सकते हैं और मूव करके किसी ऐसी जगह पर जहां पर वो सर्वाइव कर सके वहां पर किसी चट्टान के साथ जाकर चिपक जाते हैं और सेडेंट्री हो जाते हैं। सेडेंट्री का मतलब यह है कि वो दोबारा फिर लोकोमोट नहीं कर सकते। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखें तो इनमें बडिंग मौजूद है, बॉडी में एक छोटा सा बड बनता है और वो ही कंप्लीट स्पॉन्ज में डेवलप हो जाता है। इनमें रीजनरेशन मौजूद है। रीजनरेशन का मतलब यह है कि स्पॉन्ज की बॉडी का अगर कोई हिस्सा कट हो जाता है तो स्पॉन्ज दोबारा से उसको रीडेवलप कर सकता है। थर्ड टाइप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है गैम्यूल फॉर्मेशन। गैम्यूल को हम रिजेम्बलेंस दे सकते हैं स्पोर के साथ। गैम्यूल क्या है? गैम्यूल इज़ ए रेजिस्टेंट कैप्सूल हैविंग मैस ऑफ एम्यूबॉइड सेल्स। ये कैप्सूल है, यानी कि एक लेयर से कवर हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एम्यूबॉइड सेल्स मौजूद हैं। स्पॉन्जिस क्या करते हैं, विंटर में जब वो सर्वाइव नहीं कर सकते तो वो खुद तो मर जाते हैं, लेकिन मरने से पहले अपनी बॉडी के अंदर गैम्यूल्स बना देते हैं। उन गैम्यूल्स के अंदर जिंदा एम्यूबॉइड सेल्स मौजूद हैं। तो जब भी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, एम्यूबॉइड सेल्स एक सुराख से, जिसको माइक्रोपाल कहते हैं, गैम्यूल से बाहर आ जाएंगे और जर्मिनेट करके एक मैच्योर स्पॉन्ज में डेवलप हो जाएंगे। अगर हम डायग्राम को देखें तो गैम्यूल के डायग्राम दो लेयर पर मुश्तमिल होती है। अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन और बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन्स को स्पिक्यूल्स ने आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ होता है और अंदर जो सेल्स हैं एम्यूबॉइड सेल्स हैं, उन एम्यूबॉइड सेल्स को अब हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स फेवरेबल कंडीशंस आने पर इस माइक्रोपाइल से, जो कि सुराख है गैम्यूल के अंदर, बाहर आएंगे और जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए।